हाँ जी, चलिए आगे करते हैं। देन हमारे पास है, हमने अथॉरिटी के बारे में पढ़ा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज सेल, यहाँ से हमारी मार्किंग होती है। देन इन 1950 चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। 1950s की बात करें तो हम सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे। चाइना, टुडे चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, आज की डेट में चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। चाइना इज ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील, मतलब सिर्फ प्रोड्यूसर ही लार्ज नहीं है, कंज्यूमर भी सबसे ज्यादा बड़ा है। इन 2004 इंडिया वाज द लार्जेस्ट exporter of steel, which accounted for 2.25% of the global steel trade. So 2004 की बात करें तो हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर थे स्टील के, जो कि अगर पूरे ग्लोब की बात करें कि जितना एक्सपोर्ट किया है तो हम उसका 2.25 कंट्रीब्यूट कर रहे थे। Chota Nagpur Plateau region has the maximum concentration of iron and steel industries. It is largely because of the relative advantages this region has for the development of this industry. तो हमारे यहाँ पे जो छोटा नागपुर प्लाट्यू है, यहाँ पे बेसिकली आयरन स्टील इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा क्वांटिटी है। एंड यहाँ पे इसलिए ज्यादा है बिकॉज यहाँ पे इस इंडस्ट्री को प्रोग्रेस करने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो इस रीजन में अवेलेबल है। दिस इंक्लूड, अब क्या क्या अवेलेबल है वहां पे, दिस इंक्लूड लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, जो आयरन का रॉ फॉर्म होता है उसकी लो कॉस्ट हमें पड़ती है। हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स इन प्रॉक्सिमिटी, मतलब जो रॉ मटेरियल्स हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं एंड अच्छी क्वांटिटी में भी मिलते हैं। चीप लेबर यहाँ पे मिल जाती है। फिर वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, यहाँ पे कंजम्पशन भी इस इंडस्ट्री में, जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट है उसमें बहुत होती है। So though India is an important iron and steel producing country in the world, yet we are not able to perform to our full potential largely due to, अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि हम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग एरिया है आयरन स्टील में। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कहीं मैटर ही नहीं करती, हम अच्छी खासी क्वांटिटी आयरन स्टील की प्रोड्यूस करते हैं जो वर्ल्ड में बहुत अच्छी परसेंटेज में इंक्लूड की जाती है। बट स्टिल हम उतना अभी भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जितना हमारा फुल पोटेंशियल है। इसका रीजन क्या है? हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोल। पहला कि हमारे पास जो कोल चाहिए इस इंडस्ट्री में और एक्सेल करने के लिए, उसकी बहुत ही हाई कॉस्ट हमें पड़ती है और हमें लिमिटेड अवेलेबिलिटी मिलती है कोल की, पहला रीजन ये। देन हमारे पास आता है लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जो लेबर है वो उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाती है जितना करना चाहिए। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, आयरन स्टील मिल्स को चलाने के लिए जो पावर है वो तो रेगुलर चाहिए, बट पावर कट्स इतने होते हैं, इरेगुलर सप्लाई रहती है जिसकी वजह से प्रोडक्शन इतनी नहीं होती है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हमारे पास उतनी अच्छी मशीनरीज ही नहीं है कि हम अपने फुल पोटेंशियल में काम कर सके आयरन स्टील इंडस्ट्री में। हालांकि अगर उतनी अच्छी मशीनरी नहीं है, स्टिल हम बहुत अच्छी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट बात हो रही है कि हम फुल पोटेंशियल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके ये रीजन है। आपको 2 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है, तो इतना इंपॉर्टेंट है। We also import good quality steel from other countries. However, the overall production of steel is sufficient to meet our domestic demand. हम जैसे हमने बात किया कि गुड क्वालिटी स्टील हम दूसरे देशों से भी मंगवाते हैं, बट अगर हम अपनी डोमेस्टिक डिमांड की बात करें कि इंडिया में ही हमें कितनी स्टील चाहिए, तो उतना हम खुद भी सफिशिएंट हैं करने के लिए कि हमें ना भी इंपोर्ट करें तो उतना हम खुद भी मैनेज कर सकते हैं। Then liberalization and foreign direct investment have given a boost to the industry with the efforts of private entrepreneurs. जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है कि ट्रेड पे इतने अब बैरियर्स नहीं लगाए जाते हैं, फिर फॉरेन कंपनीज इंडिया में डायरेक्टली आके इन्वेस्ट कर सकती हैं, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अब ज्यादा हो गई है। और जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब बहुत सारे आपके में भी नोन में होंगे जिनकी आयरन स्टील के प्लांट है, कोई ना कोई एक होगा, चाहे दूर के रिलेटिव में हो। आजकल आयरन स्टील फैक्ट्रीज खोलने में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, गवर्नमेंट इतने नहीं है। सो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की एफर्ट से भी इस इंडस्ट्री को बूस्ट बहुत मिला है। देयर इज अ नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कॉम्पिटिटिवली। अब क्या है कि हम अच्छा खासा ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, बट बात क्या है कि जो भी रिसोर्सेज हमें चाहिए उनको अच्छे से रिसर्च करके उनको एलोकेट किए जाए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, ताकि जो हम आयरन स्टील इंडस्ट्री है उसको और ज्यादा अच्छे लेवल पे लेके जा सके। ठीक है,
नेक्स्ट इंडस्ट्री इज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, जो एल्यूमिनियम बनाने का प्रोसेस है। अब एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की बेसिकली हम बात कर रहे हैं। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। जो मेटल से रिलेटेड होती है हम उन्हें मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो है उसमें भी हम सेकेंड नंबर पे आते हैं। It is light, resistant to corrosion, a good conductor of heat, malleable and becomes strong when it is mixed with other metals. अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, बहुत ही लाइट होता है, उसमें कोई जंग नहीं लगता है, हीट का गुड कंडक्टर होता है, आराम से उसको हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। बट अगर उसे हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि वो मोल्ड ना हो तो हमें कुछ और मेटल्स उसमें मिक्स करने पड़ते हैं। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स वायर्स। यहाँ पे इसका मैन्युफैक्चर। अब 1 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आ जाता है कि एल्यूमिनियम कहाँ कहाँ पे यूज होता है। अगर एमसीक्यूज में ऑप्शन आए तो आपको पता होना चाहिए कि एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स एंड वायर्स बनाने में एल्यूमिनियम जो है वो यूज होता है। It has gained popularity as a substitute of steel, copper, zinc and lead in number of industries. अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जहाँ पे स्टील, कॉपर, जिंक, लेड यूज होता था, अब इन चीजों की जगह बहुत सारे इंडस्ट्रीज में जो एल्यूमिनियम है वो एज अ सब्स्टिट्यूट यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन कंट्री, जहां जहां एल्यूमिनियम बनती है वो हमारे कहाँ पे कौन कौन सी स्टेट्स है वो दे रखी हैं। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिल। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो बनते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए आपको एक फ्लो चार्ट में दिया हुआ है कि अगर हम बात करें ये बॉक्साइट, पहले मैं पूरा पढ़ लेती हूँ, ऊपर से आपको पढ़ा देती हूँ, देन इस फ्लो चार्ट पे भी आते हैं। सो हमारे पास 2008 एंड 9 इंडिया प्रोड्यूस्ड ओवर 15.29 लाख मिलियन टन्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो 2008 से 9 की बात करें तो अच्छा खासा हमने एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन की है, यानी हम एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन में भी बहुत अच्छे हैं। अब बात आती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है, तो वो आपको रॉ मटेरियल याद रखना है, दैट इज बॉक्साइट। ये बहुत बार एमसीक्यू में आ जाता है आपको। तो bauxite, the raw material used in the smelters is very bulky, dark reddish colored rock. जो बॉक्साइट होता है ये बहुत ही बल्की मेटल होता है, डार्क रेडिश कलर का एक चट्टान जैसा होता है। सो फ्लो चार्ट गिवन बिलो शोज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम। नीचे जो फ्लो चार्ट में बात कर रही थी उसमें बेसिकली एल्यूमिनियम की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस दे रखा है। Regular supply of electricity and an assured source of raw material at minimum cost are the two prime factors for the location of industry. अब यहाँ पे भी बात आ जाती है कि जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है वो कहाँ पे लोकेट करनी है। तो लोकेट कहाँ पे करनी है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की रेगुलर सप्लाई हो एंड जहाँ पे हमें रॉ मटेरियल मिनिमम कॉस्ट पे मिले। तो ऐसी जगह जहाँ पे ये दोनों चीजें मिले वहां पे हमें एल्यूमिनियम की फैक्ट्री हम लगा सकते हैं, वो फेवरेबल कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है कि अगर आप 4 to 6 टन ऑफ बॉक्साइट यूज करते हैं, बॉक्साइट क्या है, रॉ मटेरियल है जो एल्यूमिनियम बनाने में यूज होता है, 4 to 6 टन हम यूज करेंगे तो उससे 2 टन एल्यूमिना बनेगा। बट एल्यूमिना फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, फिर 2 टन एल्यूमिना से 1 टन एल्यूमिनियम बनता है जो हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे और दे रखा है आपको, देखिए बॉक्साइट दे रखा है। बॉक्साइट क्या है, रॉ मटेरियल है। फिर एक भट्टी में बॉक्साइट क्वेरी है जहाँ पे उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट किसी भी थ्रू हो सकता है, रेलवेज के थ्रू हो सकता है, शिप्स के थ्रू हो सकता है। देन हमारा एल्यूमिना बनता है। तो बॉक्साइट क्रश्ड एंड एल्यूमिना डिसॉल्व्ड आउट, बॉक्साइट को क्रश किया जाता है, एल्यूमिना बन जाता है, फिर एल्यूमिनियम रिफाइनरी में डाला जाता है। अब यहाँ पे स्टेप्स है, बल्क ओर शिफ्ट टू द साइट ऑफ स्मेल्टर, जो ओर है, जो रॉ मटेरियल है वो स्मेल्टर भट्टी में लेके जाया जाता है। कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम अ रिफाइनरी, जो भी उस भट्टी से कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक होता है वो निकाला जाता है। पिच फ्रॉम अ कोलरी, ये जो तीनों आपके पॉइंट्स हैं ये बेसिकली आपको तब काम आएंगे अगर आपको पूरा क्वेश्चन आए कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का पूरा बताओ कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है। बट आपको मैंने फिर बोला पेपर में ये नहीं आता है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि बॉक्साइट से सीधा एल्यूमिनियम नहीं बनता, बॉक्साइट से एल्यूमिना बनता है, फिर एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनता है। ठीक है, लास्ट एक और चीज जो हम यहाँ पे याद रख सकते हैं, दैट इज अ क्रायोलाइट। अ मोल्टन मेटल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट। क्रायोलाइट अगर पूछे कि एल्यूमिनियम की प्रोसेसिंग में एज एन इलेक्ट्रोलाइट
क्या एक्ट करता है? सो एज एन इलेक्ट्रोलाइट क्रायोलाइट एक प्रोडक्ट होता है जो मोल्टन मेटल है, जो एज एन इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करता है। ये भी आपको 1 मार्क में आ सकता है, ठीक है। देन आपका एल्यूमिनियम स्मेल्टर में डाला जाता है, वहां से आप एल्यूमिनियम प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस हमें नहीं याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, जो मेन चीजें हैं हमने वो याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आती है केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में अब देखते हैं क्या है। केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइड। बहुत ज्यादा जल्दी से ग्रो कर रही है केमिकल इंडस्ट्री इंडिया में, और बहुत डाइवर्सिफाई भी, मतलब बहुत वैरायटी ऑफ केमिकल्स में अब हम डील करते हैं। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ द जीडीपी। हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 3% हमारा केमिकल इंडस्ट्री से आता है। और अगर एशिया की बात करें तो हम 3rd लार्जेस्ट कंट्री है एशिया में, and occupies the 12th place in the world in terms of its size. 12th place world में. It comprises both large and small scale manufacturing units. ऐसा नहीं है, केमिकल इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, हमारे पास छोटी भी हैं और बड़ी भी हैं। Rapid growth has been recorded in both inorganic and organic sectors. Inorganic chemicals include जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड जो कि फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है, सिंथेटिक फाइबर्स में, प्लास्टिक में, एडहेसिव में, पेंट्स में, डाई करने वाले स्टफ में, ये वाली चीजें जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं ये भी हम डील करते हैं। और नाइट्रिक एसिड, एल्कलीज, सोडा ऐश जो कि ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर में, सोडा बनाने में, इनमें जो यूज होते हैं केमिकल्स हम उनको भी डील करते हैं। सो दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री। जो केमिकल इंडस्ट्री है वो बहुत ही वाइडली स्प्रेड है। तो ये सारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स थे। अगर हम ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें, क्योंकि हम दोनों में डील करते हैं, इनऑर्गेनिक में भी ऑर्गेनिक में भी। ऑर्गेनिक केमिकल्स में क्या आते हैं? पेट्रोकेमिकल्स, जिससे हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं, सिंथेटिक रबर बनाते हैं, प्लास्टिक बनाते हैं, डाई करने वाले स्टफ में भी ऑर्गेनिक केमिकल यूज होता है। ड्रग्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, दवाइयों में ये ऑर्गेनिक केमिकल्स यूज होते हैं। Organic chemical plants are located near oil refineries and petrochemical plants. तो जो भी organic chemical plants है ये बेसिकली वहीं पे ज्यादा लोकेट होते हैं जहाँ पे ऑयल की रिफाइनरीज हो या फिर पेट्रोकेमिकल के मिल्स हो, वहां पे ये यूज होते हैं। Last is the chemical industry is its own largest consumer. Basic chemical undergo processing to produce further other chemicals that are used for the industrial application, agriculture or directly for consumer market. अब यहाँ पे क्या है कि जो केमिकल इंडस्ट्री है ना, इसमें फनी चीज क्या है कि ये अपने ही सबसे ज्यादा बड़े कंज्यूमर है। मतलब केमिकल इंडस्ट्री में कुछ केमिकल बनता है, फिर वो केमिकल से वो कुछ और केमिकल बनाते हैं, वही केमिकल दूसरी फैक्ट्री में जाता है, वहां से कुछ और बनता है। तो केमिकल्स बेसिकली केमिकल इंडस्ट्री में ही घूम रहे हैं, ये अपने ही सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कंज्यूमर है, क्योंकि जो भी केमिकल्स है वो बाद में फिनिश्ड गुड किसी न किसी फॉर्म में आएगा, किसी न किसी प्रोडक्ट में वो केमिकल यूज होने वाला है। बट एक केमिकल डायरेक्टली कई बार कंज्यूमर तक वैसे भी यूज हो जाता है कि डायरेक्टली उसको कंज्यूमर यूज कर सकते हैं, बट ऐसा मोस्टली होता है कि एक केमिकल से दूसरा केमिकल बनाया जाता है। मतलब पहला केमिकल बनाया, वो रॉ मटेरियल बन गया, अब उस रॉ मटेरियल को यूज करके एक नया केमिकल बना दिया। तो इसलिए कहा जाता है कि जो केमिकल इंडस्ट्री है वो इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर है। ये अपने आप ही केमिकल्स को यूज करते रहते हैं ताकि फर्दर यूज कर सके, क्योंकि ये बहुत सारे केमिकल्स आगे प्रोड्यूस करने होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, एग्रीकल्चर में यूज होते हैं एंड कंज्यूमर मार्केट में डायरेक्टली भी यूज हो जाते हैं। ओके, चलिए, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही।